नमस्कार बसंत जी। संगीत आपको विरासत में मिला, संगीतकारों के परिवार में जन्मे। आपके पिता प्रोफेसर मधुर स्वयं संगीत का एक महाविद्यालय है। 2002 में बसंत मधुर न्यूजीलैंड आवासे हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। सोलन से आपका संबंध है। अपने बड़े भाई दीपक मधुर से आपने प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया और फिर पंजाब घराना तबला वादक स्वर्गीय पंडित पवन कुमार वर्मा से तबला वादन में विशेषज्ञता हासिल की आपने। आपके घर में संगीत का वातावरण तो था ही, तो बसंत जी किस आयु में, किस उम्र में आपकी उंगलियां जो हैं तबले पर थिरकने लगी? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं इसके बारे में कुछ बात कर सकूं। तो जी, तो आपने परिचय तो काफी अच्छे से दे दिया मेरा। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, पर चलो थोड़ा थोड़ा जो हमने संगीत का, जैसे आपने बताया कि घर में ही मेरे माहौल था, तो संगीत तो मैं सुनता, तो मैं जब से शायद मैं पैदा हुआ हूँ संगीत घर में चल ही रहा है। मेरा भाई तबला बजा रहा है, पिताजी संगीत कर रहे हैं, मेरी बहन भी गाते हैं, उन्होंने म्यूजिक में एमए किया हुआ है, तो ये माहौल तो चल रहा था। पर शुरू शुरू में मैं सबसे छोटा छोटा हूँ घर पे, तो मेरा उतना ध्यान नहीं था, बाहर खेलने में ज्यादा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया। मैं शायद 14 साल का था जिस समय मेरा संगीत में मेरा ध्यान गया कि मुझे कुछ करना है या कुछ ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने शुरू में पहले थोड़े दिन वायलिन बजाना शुरू किया, जो कि मुझे वायलिन तो आपके पिताजी। हाँ, कि लगा यार नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। फिर पिताजी चाहते थे कि मैं तबला ना बजाऊं, क्योंकि मेरा भाई तबला बजाता था पहले ही। तो पर मैंने जब थोड़ा देखा, शुरू शुरू में क्या होता है, आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं वो जो करते हैं आपका वो चीज करने को ज्यादा मन करता है, खास करके उस एज में। तो भाई तबला बजाता था, तो मैंने कहा चलो इसको हाथ लगा के देखते हैं। वो बजाने लगा तो वो होने लग गया, मतलब ऐसा लगा कि यस, ये है जो मेरे लिए बना है इंस्ट्रूमेंट, या मैं इसके लिए बना हूँ। तो वहां से वो मेरा संगीत की शिक्षा अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन में मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, और उसको बहुत, मतलब मुझे आनंद आने लगा कि यार ये बाहर गली में क्रिकेट खेलने जितना मजा तो इसमें भी आ रहा है घर पे बैठ के। तो वहां से कुछ संगीत का शिक्षण मेरा शुरू हो गया। और थोड़ा सीरियस मैं बाद में हुआ जब शायद कॉलेज में चले गए, क्योंकि हमारे भारत में जैसे होते यूथ फेस्टिवल्स होते हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज में। हाँ जी हाँ, या स्कूल में पहले टूर्नामेंट्स होते थे, तो वहां से मुझे थोड़ा सा साथ में बजाने का मौका मिला। तो जब कुछ ऐसा मौका मिलता है, ये मैंने चीज रियलाइज किया कि जब हमें कहीं चांस मिलता है तो हम उसके लिए थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यार मुझे भी करना है। मेरा भाई कितने साल से यूथ फेस्टिवल्स में जीतता आ रहा है, तो मुझे भी मन में था कि मैं भी एटलीस्ट कुछ पार्टिसिपेट करूँ या कुछ उसमें प्राइज लूं। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क हार्ड करना शुरू किया, और वहां से ही थोड़ा इसमें फिर मन लग गया मेरा। सरगम स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक के माध्यम से आपने सैकड़ों जो है लोगों को प्रशिक्षण दिया है संगीत का। अभी तक तकरीबन लगभग कितने लोगों को आप प्रशिक्षण दे चुके होंगे? मुझे लगता है मोर देन 500 तो होंगे जी, जो शुरू से लेकर, अगर मैं कोशिश करूं कभी, वैसे इतना रिकॉर्ड तो नहीं रखा, 15, डेफिनेटली मोर देन 500 पीपल तो होंगे, क्योंकि आए, कुछ सीख के बजाने भी लगे, अच्छा परफॉर्म भी करने लगे। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इवन बैक इंडिया भी चले गए। तो इस तरह से लोग आते रहते हैं, और जिस तरह तक उनको, मतलब उनके सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं, वो करके जाते हैं, और फिर नए लोग आते जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। मतलब हर टाइम पे तकरीबन 80 से 100 लोग तो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं 80 से 100 के बीच में, जो अभी एट प्रेजेंट भी लर्न कर रहे हैं। तो गैर भारतीय भी काफी मेरा ख्याल से अब रुचि लेते हैं। इनका क्या अनुपात होगा, अगर अनुपात की बात करें तो? हाँ जी हाँ, बहुत रुचि लेते हैं जी। पहले तो मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा जो हमारे संगीत के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो वेस्ट को जिसने प्रभावित किया वो हमारे पंडित रविशंकर जी, भारत रत्न। उनका जो वादन था, या जो उनका एक शैली थी, या जो उन्होंने संगीत का प्रचार प्रसार किया, उससे भारतीय संगीत को एक स्पेशल एक जगह मिली है विश्व में। ये मैंने बहुत रियलाइज किया, क्योंकि मैं जब भी इनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, वो सबसे पहले दे टॉक अबाउट पंडित रविशंकर। उनके दिमाग में एक ही इमेज आती है। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, उनके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने जितना इस चीज को आगे लेके गए, और
अब जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं वो तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें मतलब बहुत सारे नाम हैं, पर शुरुआत करने वाले ये दो नाम है कि जिन्होंने बाहर में हमारे संगीत को बहुत जगह दिलाई, तो उसका प्रभाव तो है। और उसके अलावा जो मुझे लगता है जो योग है, हमारा योग विद्या और मेडिटेशन है, उसमें ये लोग बहुत जुड़ते हैं। तो ये जो मेडिटेशन चैंटिंग उसके लिए जाते हैं, वहां से इनके ऊपर संगीत का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि स्वर ज्ञान से हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि तो उस हिसाब से हमारे पास भी काफी लोग सीखना शुरू हो गए। तो मैं अनुपात आपने पूछा है, शायद 15% आप बोल सकते हैं, अच्छा। 15 से 20%। हाँ जी, हाँ। सो हर 10, अगर मैं बोलता हूँ कि अभी हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, तो शायद 15 से 20 विदेशी स्टूडेंट भी होंगे। बसंत जी, एक बात कई बार कही जाती है कि जो कलाकार होते हैं उनके लिए भाषा जो है वो कोई बाधक नहीं होती, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि जो व्यक्ति एक भाषा नहीं समझता जानता, उसके बावजूद भी वो उसमें संगीत परफॉर्म कर लेता है, गाना गा लेता है। जी, तो इसका इसका क्या, इसका राज क्या है इसका? इसका राज ये है कि क्योंकि एक ध्वनि जिसको हमारे जो हमारी संगीत की, मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, जो जी। उसके जो बेस माना गया है कि हमें उसमें नाद को ब्रह्म माना गया है, कि जो एक ध्वनि है वो प्रभु का, वो जो स्वर है वो प्रभु का एक स्वरूप है। क्योंकि अगर आप हमारे भारतीय संगीत के पीछे में हम हिस्ट्री में जाएंगे, तो इसका जो उत्पत्ति हुई है वो एक डिवोशनल म्यूजिक या पूजा पाठ या भगवान के प्रेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हमारा पुरातन संगीत था जिसको हम ध्रुपद बोलते थे, उसमें ध्रुव के लिखे हुए कपलेट्स ही गाए जाते थे। तो वहां पे वर्ड्स का इंपॉर्टेंस था, बट जो धीरे धीरे अभी जो शास्त्रीय संगीत ने जो स्वरूप ले लिया, उसमें स्वर का बहुत महत्व है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड्स हैं, पर बहुत कम है, स्वर का असली रूप है। ये कोई गजल नहीं है कि हाँ जी आपको कोई शेर समझ में आना चाहिए या कुछ ऐसा आपको बहुत समझ में आना चाहिए। अगर आपका स्वर के प्रति लगाव है तो आप संगीत सीख सकते हैं। जैसे मैं तो तबला सिखाता हूँ, तो तबले का अगर मुझे किसी अपने हिंदुस्तानी बच्चे को सिखाना है या विदेशी को सिखाना है, उन दोनों को ही मुझे तबले की लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। जैसे कि तबले के जो अल्फाबेट्स हैं, ता तिन तित धा तेरे किट, उनको जोड़ जोड़ के हम शब्द बनाएंगे। ता तित धा तित धा धा तित धागे तिन्ना किन्ना ता तित ता ता तित धागे दिन्ना किन्ना धींग धींग तकिट तकिट धत गधे किट कत गदि गन धत गधे किट धा धत गधे किट धा धत गधे किट धा। अब ये लैंग्वेज ही हम तबले पे बजा रहे हैं, तो वो सबके लिए समान है। अगर कोई भारतीय बच्चा है उसको भी यही सीखना पड़ेगा, कोई विदेशी है उसको भी सीखना पड़ेगा। सितार है, ठीक है, हम सारे गामा से सिखा रहे हैं, पर असल में तो वो जो राग का एक जो स्ट्रक्चर है वो सीखना है। तो वो बात जब उनको समझ में आती है, और इसीलिए अगर आप देखोगे कोई बॉलीवुड प्रोग्राम होगा उसमें कोई नॉन इंडियन आपको, उसको सारे आपको इंडियन या जो उसको लैंग्वेज आती है वही लोग मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर कोई अभी आप कोई कॉन्सर्ट उठा लो पंडित रविशंकर जी का, या कोई ऐसा इंटरनेशनल आर्टिस्ट जाकिर हुसैन का, या विलायत खान साहब का, या जितने भी हमारे बड़े बड़े उस्ताद हैं, अमजद अली खान साहब, हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो उनमें 50% तो यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि वो उनको लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं है, वो जो ध्वनि है उसका एक आनंद लेते हैं। बिल्कुल तो ये उसका कारण है कि उनके कार्यक्रमों में आपको इन कंट्रीज में, बल्कि अगर आप हम यूरोप में जाएं तो मोर देन 50% इंडियन से ज्यादा लोग होते हैं सुनने के लिए। तो मैं बिल्कुल। कभी कभी बोलता भी कि कहीं ये लोग ही हमारा सब चीज को समझ रहे हैं, या उसको जिस प्यार से सुन रहे हैं हमारे से छूट नहीं जाए कहीं ये चीज, इसका ध्यान भी हमें रखना है। वैसे तो अच्छी बिल्कुल बात है, वो लोग सीख रहे हैं, पर हमारी जो एक विशेष चीज है वो छूट ना जाए कहीं, हम कमर्शियलाइजेशन के नाम पे, बॉलीवुड के नाम पे इस चीज को भूल ना जाए। मेरी सबसे जो नई जनरेशन है, जो हम लोग सिखाते हैं, जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं या विदेशों में हैं या भारत में हैं, तो हमें उसको प्रिजर्व जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बसंत जी, आपने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ मंच साझा किए हैं। फ्यूजन म्यूजिक भी आपने किया। फ्यूजन म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए कि क्या ये काफी लोकप्रिय हो रहा है और इसका इसका क्या भविष्य है? जी जी जी। फ्यूजन में अच्छा, कभी कभी फ्यूजन के नाम से हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या जी। हम लोग ऐसा ना कर दें कि जिससे हमारा एक, क्योंकि हमारे संगीत की ना एक ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन भी खराब नहीं होनी चाहिए फ्यूजन के नाम पे। फ्यूजन म्यूजिक का मतलब ये होता है कि दो चीजों को मिला के इकट्ठा स्टेज पे प्रेजेंट करना। बट हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग, मान लो मैं किसी एक वेस्टर्न म्यूजिशियन के साथ बजा रहा हूँ तबला,
या हम लोग सितार और तबला बजा रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं हम अपना संगीत से स्टिक करें, वो अपने संगीत से स्टिक करें, और उन दोनों को मिला के अपना 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 रंग नहीं छोड़ना है। अब क्या लग गया लोग करने की, तबले पे ड्रम्स लग गए हैं बजाने, या तो इसका मतलब हम तो ठीक है तबला कैन वो चीजें बजा सकता है, बट हम बिल्कुल ऐसा ना कर दे। जब हम फ्यूजन म्यूजिक करें, बोलने की ये इंडियन और आयरिश म्यूजिक का फ्यूजन है, तो जब हमारा पार्ट आए तो हम अपना म्यूजिक बजाएं, उनका पार्ट आए, बट वो इस तरह से मिक्स होना चाहिए कि ऐसे लगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये है तो चैलेंजिंग काम है, अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो फ्यूजन म्यूजिक का भविष्य बहुत अच्छा है, और हमारी ट्रेडिशन भी खराब नहीं होगी। ये म्यूजिक तो पंडित रविशंकर जी ने शुरू कर दिया था। जी इवन जी हमारे फिल्म के गानों में भी होता है, एक साइड सितार और फ्लूट का म्यूजिक बज रहा होता है, जैसे एकदम से वो खत्म होता है, वायलेंस का एक वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा टाइप एक धुन बजने लग जाती है। ये एक्चुअली फ्यूजन तो बहुत टाइम से हो रहा है, और ये बॉलीवुड से स्टार्ट हो गया था। अगर लोग ध्यान दें तो सारे इंटरल्यूड्स जो बने हुए हैं वो सब फ्यूजन म्यूजिक के ही हैं। कहीं पे तबला आ रहा है, उसके साथ ही ड्रम्स आ रहा है, बट तबला वहां पे आ रहा है जहां पे तबले की जरूरत है, जहाँ रफी साहब या लता जी गा रहे हैं। आजकल तो तबले का यूज ही नहीं हो रहा एक्चुअली, पर जी अब आप कोई पुराना गाना उठा के देखो, रफी साहब गा रहे हैं, लता जी गा रहे हैं, तबला बज रहा है, जैसे म्यूजिक आया बीच में वहां पे ड्रम्स का सेक्शन आ गया। फ्यूजन म्यूजिक बहुत अच्छा एक नया रूप देता है, तो और नएपन से हमें घबराना नहीं चाहिए वैसे। तो फ्यूजन म्यूजिक में कोई बुराई नहीं है, और इसका भविष्य बहुत अच्छा है एक्चुअली। इससे क्या है कि जो बाहर के लोग भी हैं वो हमें अपने साथ में लेने से फिर घबराते नहीं है। अभी भगवान करे ये अभी कोरोना वाला टाइम खत्म हो तो, पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है, न्यूजीलैंड का जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स है वोमैड, उसमें हम लोगों को एक स्लॉट मिला है जिसमें इंडियन और न्यूजीलैंड के म्यूजिशियंस हम मिलके हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें सितार और तबला है, और 3 म्यूजिशियंस कमिंग फ्रॉम वेलिंगटन जो कि वेस्टर्न और जैज म्यूजिक बजाते हैं। वाह, बहुत और बहुत बड़ा। वो इतने बड़े मंच पे हमें इतना अच्छा चांस नहीं मिलना था हमारे संगीत को प्रेजेंट करने का, अगर मैं अपने संगीत को लेकर ही चला रहता, या अंटिल हमारा कोई बहुत बड़ा उतना बड़ा नाम ना हो जाए। क्योंकि ये जी लोग तो लास्ट ईयर अमजद अली खान साहब को बुलाए थे सरोद बजाने के लिए, उससे पहले शिव कुमार शर्मा जैसे, तो हमारा नंबर कहाँ आएगा उनके आगे उस जी लेवल पे। तो ये इस फ्यूजन की वजह से हमें वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि हम लोग जाएंगे, बट हम लोग अपने म्यूजिक से स्टिक करेंगे, हम अपनी राग विद्या अपने ताल सिस्टम से स्टिक करेंगे, वो अपना म्यूजिक बजाएंगे और कंबाइन करके उसको प्रेजेंट करेंगे। तो फ्यूजन बिल्कुल। मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। अच्छा, आप जब गैर भारतीयों को शिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं संगीत का, और भारतीयों को भी देते हैं, तो क्या उनके जैसे आचरण में और उनके सीखने में और आपको उनको प्रशिक्षित करने में क्या कोई अंतर रहता है, या अम, अम, अंतर बहुत रहता है जी। मैं दो तरह का अंतर रहता है अपने लोगों, क्योंकि वो समझते हैं थोड़ा सा हमारी कल्चर को, तो उनको एक्सप्लेन करना या उतना ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। बस मान लो किसी हिंदुस्तानी को मैं कोई हम लोग गाना सिखा रहे हैं, चाहे राग भी सिखा रहे हैं, पर उसमें थोड़े से वर्ड्स तो होते ही हैं, देखो एक स्थाई और एक अंतरा तो होगा ही बंदिश का। बिल्कुल। तो उनको लैंग्वेज में इतना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, पर ये लोग जब सीखते हैं तो बहुत गहराई तक सीखना चाहते हैं, बहुत गहराई तक सीखना चाहते हैं, मतलब कि मतलब पूरा पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हर बात के पीछे उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। हमारे लोग शायद उतना नहीं करते, बता दिया ठीक है, गाने भी लग गए, बहुत लोगों को उसका मीनिंग भी नहीं मालूम होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हमारी स्टूडेंट है अमेंडा जी, अमेंडा जी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमेशा हमारे नाम के आगे जी लगाती हैं। जी अच्छा, जब भी हमारे घर आते हैं मेरे माता जी के पैर छूती हैं, जी और मतलब उन्होंने इतना भारतीय संगीत को क्या भारतीय कल्चर को अपना लिया। उनको एक भजन सिखाया पिताजी ने, श्री रामचंद्र राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुलसीदास जी की बहुत अमर जी रचना है। बिल्कुल। कौन नहीं गाता, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हमारे फिजी वाले भाई बहन सब इसको गाते हैं। ये ऐसे ही कॉम्पोजिशन है जिसको सभी लोग गाते हैं। मालूम नहीं कितने लोग होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इसका मीनिंग कितनों को मालूम होगा। जी उन्होंने एक एक शब्द, चार अंतरे हैं, बहुत कठिन है, एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने अलग पेज पे लेके लिखा, उनको जोड़ा और समझा कि ये राम जी की इमेज क्या है जो तुलसीदास जी ने लिखा, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। और उनकी वजह से मुझे भी सीखना पड़ा, पिताजी को तो आता था, मैंने विकिपीडिया पे निकाला, समझा, और मुझे पता लगा कि किस गहराई से ये भजन लिखा हुआ है, क्यों ये इतना अमर भजन है, जबकि लोग काफी लोगों को इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, फिर भी लोग क्यों गाते हैं इसको।
इसमें क्या इतनी खास बात है, तो इतनी गहराई तक ये लोग चले जाते हैं। बहुत अच्छे। ये गहराई की भी मतलब सीमा ही है, हाँ, उनकी वजह से बिल्कुल। हम लोग सीख रहे हैं। मैंने तो ये रियलाइज किया कि अगर वो नहीं पूछते तो मुझे सीखने का मौका नहीं मिलता कि एक्चुअली में ये भजन का कितना गहरा मतलब है, और कितना तुलसीदास जी के लिखने का जो लेवल है वो कितना सुप्रीम है, किस बिल्कुल। लेवल पर उन्होंने इस चीज को लिखा है, वो मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पोइट्री है बिल्कुल। इनमें। बसंत जी, बस एक दो अंतिम प्रश्न जी जी पूछूंगा। जी अम, भारत और मतलब भारत में भी आप तो सक्रिय रहे हैं यूथ फेस्टिवल्स में और इन सब समारोहों में। जी जी भारत और यहाँ के आयोजनों में और यहाँ के आयोजक और श्रोता वर्ग में भी कोई आप अंतर देखते हैं? वैसे तो भारत में बहुत परिवर्तन हुए हैं इन 2 दशकों में, दो जी जी। ढाई दशकों में। हाँ जी ऐसा कुछ है कि वहाँ का श्रोता वर्ग, ऑडियंस कैसी है, यहाँ की कैसी, और यहाँ के आयोजक और वहाँ के? जी जी जी। मैंने एक चीज देखी है, वैसे तो आयोजन, ये आयोजक पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम कैसे रखा है। कई जो आयोजक वहां पे भी जो बहुत सीरियसली उसको करते हैं, तो वहां पे भी सब लोग प्यार से बैठ के सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस थिंग हैपनिंग, और हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें, प्यार से बैठ के सुने। और यहाँ पे भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे भी लोग सीरियसली उसको सुनते हैं। पर कभी कभी हम ऐसे ही कर देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी आपसे इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी, आप बोल रहे थे कि किसी कार्यक्रम में मैंने बोला कि भाई प्यार से सुनो, तो वो यहाँ का अनुभव भी था। ऐसा अनुभव भारत में भी हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है। वो हमारे को आयोजन करने वाले पे डिपेंड करता है। बट मोस्टली यहाँ पर लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से या रिस्पेक्टफुली सुनते हैं। मैंने एक चीज का ध्यान नोटिस किया, उनको इतना हमारे संगीत के बारे में ज्ञान नहीं है, पर वो जब सुनते हैं तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। और हमारे भारत में क्या है, 2 तरह की ऑडियंस है। या तो एक ऑडियंस है जो बहुत ही लिटरेट है संगीत के बारे में, बिल्कुल। जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, और एक ऐसे लोग होंगे उनको शायद अभी तक सितार और गिटार में भी अंतर नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। उनको लगेगा सितार और गिटार शायद एक ही है, या सितार कुछ इंडियन है, या ये ऐसा है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा, बहुत लोगों को सारंगी नहीं मालूम होगी कि सारंगी क्या होती है, कैसी, बिल्कुल। शायद बांसुरी इसलिए मालूम होगी कि कृष्ण भगवान बजाते। तो ये बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, या फिर बिल्कुल ही ऐसे हैं। पर भारत में बजाने के लिए यू हैव टू बी रियली अप टू द लेवल। राइट। यहाँ पे थोड़ा चल जाता है, क्योंकि लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क ये चीज का है। बाकी तो आयोजक पे डिपेंड करता है। बसंत जी, आपके शिष्यों में आयु वर्ग किस आयु वर्ग के ज्यादा लोग हैं? और दूसरी ये बात कि अम, आपके सीखने वाले शिष्यों में से कोई अब किसी की उपलब्धि आप बताना चाहेंगे कि जी आज वो क्या कर रहे हैं सीखने के बाद? जी जी आयु जी। वर्ग की बात पहले आयु करते हैं। वर्ग में तो कोई आयु वर्ग का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। जी। 5 साल के बच्चे से लेके 70 ईयर्स तक के लोग सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो बच्चे हैं जो 4-5 साल, 5 साल से भी शुरू करते हैं। गाना तो आप छोटे होते से भी सीख सकते हैं। अभी तो मुझे कईयों के बच्चे पैदा ही होते हैं, वो अभी से लग गए फोन करने, हम इनको कब एनरोल कर सकते हैं, हम इन्हें बात। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सिखाना तो पहला टीचर तो हमारी माता ही है, जो मदर से बड़ा कोई टीचर नहीं। तो उनको संगीत का माहौल दो, संगीत सुनाओ, यही पहली शिक्षण है। जी। अभिमन्यु का उनको एग्जाम्पल देके हम लोग बता देते हैं जी। कि ये आप सिखाना शुरू कर दो, मतलब इनको सुनाना शुरू कर दो। जब तबला सीखना है तो ठीक है, 6-7 साल का बच्चा होना चाहिए। गाना सीखना है 5-1 साल का होना चाहिए। और कई लोगों को ऐसा है कि लोग रिटायर हो गए हैं, जीवन में बहुत थी इच्छा, पर भाग दौड़ में ही जिंदगी बीत गई, और पता लगा एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने शौक भी पूरे नहीं किए। तो वो लोग भी अभी भी सीख रहे हैं 70 ईयर्स तक। क्या आंटी है एक बेचारे, वो तो नीचे भी नहीं बैठ पाते, सितार बजाते हैं। फीजी में उन्होंने थोड़ा सा सितार सीखा था, अभी काउच पे ही बैठ जाते हैं, जो क्लास में आते हैं जमीन पे नहीं बैठ सकते। 70 ईयर प्लस है, पर आते हैं, खूब आनंद लेते हैं, बोलते हैं हमें बहुत मजा आता है, हमसे जितना बजता है बजाते हैं। पर उपलब्धि शायद लेटर एज में नहीं होगी उतनी, पर उनको जो आनंद है वो तो आप कभी भी ले सकते हैं संगीत का। और दूसरा प्रश्न आपने कि अ, आपके शिष्यों की कुछ की उपलब्धि साझा करना चाहेंगे आप जैसे? बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकले। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत अच्छे बच्चे मिले, और जो अभी कितने सारे ग्रुप्स हैं उनमें प्रोफेशनली जाकर बजाते हैं, कुछ बैंड्स में बजाते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, दो 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 बच्चे तो नाम मैं लूंगा, दोनों फीजी फीजी के काफी बच्चे हैं हमारे पास, ज्यादा स्टूडेंट एक्चुअली फीजी से हैं। दो जी। दो बच्चों का नाम तो प्रशांत है,
एक प्रशांत और रोशन, उन्होंने उनका अपना सीडी भी निकला था, उन्होंने इंडिया जाके अपना भजन का सीडी भी रिकॉर्ड किया। उनको शायद इंटरेस्ट, क्योंकि उनकी फैमिली साईं बाबा से जुड़ी हुई थी, भजन में जाते थे। अच्छा, और दोनों ने बहुत अच्छे से संगीत की शिक्षा ली। अभी तो वो लोग बड़े हो गए, शायद उनकी शादी वगैरह भी हो गई, अभी रिसेंटली जॉब में भी लग गए हैं, बट वो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में देखता हूँ, वो लोग बजाते हैं। दूसरा अच्छा। प्रशांत, हमारे प्रवीण भाई जो राम मंदिर में है, जी। उनका बेटा है, उसने, उसकी तो बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। उसने तो जिन जिन के साथ मतलब हाँ परफॉर्म किया है, उनमें अनूप जलोटा जी के साथ उसने बजाया है तबला, पंडित रोनू मजूमदार जी के साथ तबला बजाया, सलील भट्ट जी, ये बड़े बड़े नाम हैं। तो वो अभी बहुत यंग लड़का है, अभी तो आई थिंक यूनिवर्सिटी उसकी खत्म ही हुई है, और उसने बहुत अच्छा किया है, और बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छे संस्कार है उसमें, बच्चे में। उसको मैं जब भी देखता हूँ मुझे बहुत एक प्राउड फील होता है, जैसे कि हमारा अपना ही बच्चे ने कोई बहुत अच्छा चीज। फिर मेरा भतीजा है, दीपक भाई का बेटा है अखिल, ही इज अच्छा। डूइंग क्वाइट गुड, उसने बहुत अच्छा किया है। वायलिन बजाने में कुछ बच्चे अच्छे निकले हैं। अभी सितार में दिव्या है एक लड़की, आई थिंक शी इज इन एवनडेल कॉलेज, ईयर 11 स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बजा रही है। उसने मराठी मराठी फैमिली से है, उनका जो अपना कॉन्टेस्ट होता है उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला। बच्चों की बहुत अच्छी समझ है। मैं कुछ नाम, अगर मैं, वैसे तो मैं आपको बीसियों नाम गिना सकता हूँ। अमृता एक बहुत ही अच्छी, अगर आप यूट्यूब पे अमृता का आप देखेंगे, वैसे वो दे आर फ्रॉम अ सिख फैमिली, वो लोग अपना डिवोशनल म्यूजिक ज्यादा गाते हैं, पर उसने पिताजी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। उसके अभी लाखों में उसके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, वाह। और यहाँ पे नहीं, विदेशों में। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक दिन इंडिया में किसी बहुत बड़े म्यूजिशियन टीचर से बात कर रहा था दिल्ली में, उसने मुझे फोन पे बात करके तो बोला, आपके ऑकलैंड में एक लड़की है, उसका नाम अमृता कौर है, आपने उसका शब्द गायन सुना है? फिर मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हुआ कि वो मेरे पिताजी के स्टूडेंट है। मैंने सोचा भारत में जो इतने बड़े कोई टीचर हैं अच्छे, वो लोग वाह। तक उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ खास बात है, उसमें कुछ, उसका सीडीज है, उसके यूट्यूब, मतलब अच्छा कर रहे हैं बच्चे। और अभी अपकमिंग में भी काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सबके नाम जी। तो लेने बड़े के गर्व। लिए मैं नहीं है, पर बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया, और सभी लोग उसमें मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। मैक्सिमम साईं भजन में जितने लोग ग्रुप एंटर्स हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे परफॉर्म करते हैं। धन्यवाद बसंत जी। धन्यवाद जी, आपने आपको इतना समय समय दिया। देने के लिए। सबको नमस्कार, जय श्री राम।